गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग कक्षा 6 का विज्ञान लिख रहे थे। कक्षा 6 का हम लोग विज्ञान लिख रहे थे जिसमें आपका लघु उत्तरी प्रश्न चल रहा था। पाठ 1 हम सजीवों के लक्षण पढ़े। पाठ 1 कक्षा 6 का पाठ 1 सजीवों का लक्षण हमने पढ़ा। उसके बाद उसे हम लिख रहे थे जिसमें से आपका अति लघुत्तरी और कारण हमने ये सब लिखवा दिया था। अब आप लघु उत्तरी लिख रहे थे, लघु उत्तरी लिख रहे थे जिसमें से तीसरा प्रश्न हमने आपको बोला था। तीसरा प्रश्न हमने बोला था कि उत्सर्जन की क्रिया से आप क्या समझते हैं। जो लोग नहीं लिखे हैं वो लिखे तीसरा प्रश्न, उत्सर्जन की क्रिया से आप क्या समझते हैं। जो लोग नहीं लिखे हैं उसे लिखे। प्रश्न लघु उत्तरी का तीसरा प्रश्न है, लघु उत्तरी का तीसरा प्रश्न है, उत्सर्जन की क्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, उत्सर्जन की क्रिया से आप क्या समझते हैं, यह किस लिए आवश्यक होता है। यह किस लिए आवश्यक होता है। उत्सर्जन की क्रिया से आप क्या समझते हैं, यह किस लिए आवश्यक होता है। यह किस लिए आवश्यक होता है। अब आप हेडिंग डालिए, अब आप हेडिंग डालिए उत्सर्जन। आप हेडिंग डालिए उत्सर्जन। लिखिए उत्सर्जन क्या है, इसमें लिखना है तो अनुपयोगी पदार्थों को, अनुपयोगी मतलब जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी पदार्थों को, अनुपयोगी पदार्थों को, अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को, अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट था कि यह किस लिए आवश्यक है, यह मतलब उत्सर्जन क्यों आवश्यक है। तो उत्सर्जन पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यहाँ से आपके दूसरा उत्तर शुरू होगा प्रश्न का, यहाँ से दूसरा उत्तर शुरू होगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ये उत्सर्जी पदार्थ, ये उत्सर्जी पदार्थ या फिर ये अनुपयोगी पदार्थ, ये अनुपयोगी पदार्थ, ये अनुपयोगी पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये अनुपयोगी पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये अनुपयोगी पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए ये अनुपयोगी पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए कुछ विशेष अंगों द्वारा, इसलिए कुछ विशेष अंगों द्वारा, इसलिए कुछ विशेष अंगों द्वारा इन्हें समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए यह था कि यह किस लिए आवश्यक है। तो
बाहर निकाल दिया जाता है। यह किस लिए आवश्यक होता है? तो जो अनुपयोगी पदार्थ होता है हमारे शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। इसलिए क्या किया जाता है? कुछ विशेष अंग होते हैं जैसे त्वचा, फेफड़ा, गुर्दे, इन सब के द्वारा क्या किया जाता है? इन्हें समय समय पर हम बाहर निकाल देते हैं। शरीर से हानिकारक होने के कारण ही यह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आगे प्रश्न लिखिएगा आप। आगे प्रश्न लिखिएगा आप। संवेदनशीलता के लक्षण को क्रियाकलाप की सहायता से संवेदनशीलता के लक्षण को क्रियाकलाप की सहायता से संवेदनशीलता के लक्षण को क्रियाकलाप की सहायता से किसी पेड़ पौधे के उदाहरण द्वारा समझाइए। किसी पेड़ पौधे के उदाहरण द्वारा समझाइए। संवेदनशीलता के लक्षण को क्रियाकलाप की सहायता से संवेदनशीलता के लक्षण को क्रियाकलाप की सहायता से किसी पेड़ पौधे के उदाहरण द्वारा समझाइए। तो पहले हम लिखेंगे कि संवेदनशीलता क्या होता है। तो हेडिंग बनाइए आप, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता हेडिंग डालिए आप हेडिंग डालिएगा संवेदनशीलता। संवेदनशीलता हेडिंग डालिएगा आप, संवेदनशीलता। लिखिएगा संवेदनशीलता किसे कहते हैं, तो लिखिएगा सजीवों द्वारा किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया। सजीवों द्वारा किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया। सजीवों द्वारा किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया सजीवों द्वारा किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया संवेदनशीलता कहलाती है। सजीवों द्वारा किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया सजीवों द्वारा किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया संवेदनशीलता कहलाती है। संवेदनशीलता कहलाती है। अब इसी में दूसरा प्रश्न क्या था कि इसे क्रियाकलाप द्वारा आपको किसी पेड़ पौधे के उदाहरण देना है। तो जैसे लाजवंती का पौधा, जिसे हम छुई मुई का पौधा कहते हैं, जैसे लाजवंती का पौधा, जैसे लाजवंती या छुई मुई का पौधा, जैसे लाजवंती या छुई मुई का पौधा। जब हम उसमें और लिखिएगा थोड़ा सा, जब हम लाजवंती के पौधे को छूते हैं, जब हम लाजवंती के पौधे को छूते हैं, जब हम लाजवंती के पौधे को छूते हैं
तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती है। तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। यह क्रिया ही संवेदनशीलता है। यह क्रिया ही संवेदनशीलता है। यह क्रिया ही संवेदनशीलता है। देखिए, जब हम लाजवंती का पौधा छूते हैं तो उसकी जो पत्तियां क्या होती हैं, वो मुरझा जाती हैं। तो जो हमने स्पर्श किया वो हमारे स्पर्श के प्रति क्या कर रही हैं, अनुक्रिया कर रही हैं। यही क्या है आपका संवेदनशीलता। जब हम छूते हैं तो मुरझा जाती हैं, हमारे स्पर्श के प्रति वो क्या करती हैं, अनुक्रिया करती हैं, प्रतिक्रिया दिखाती हैं। आप हमने छुआ तो उन्होंने भी कुछ प्रतिक्रिया किया, वो क्या हुई, मुरझा गई। हमारे स्पर्श के प्रति उन्होंने अनुक्रिया किया। तो यही क्रिया क्या है, एक संवेदनशीलता का उदाहरण है। आपके पेड़ पौधों के उदाहरण से पूछा था, तो जैसे छुई मुई या लाजवंती के पौधे को जब हम छूते हैं तो उसकी पत्तियां क्या होती हैं, मुरझा जाती हैं। यही क्रिया क्या है, उसकी संवेदनशीलता है। अब आगे लिखिएगा दीर्घ उत्तरीय पृष्ठ। आगे आप लिखिएगा दीर्घ उत्तरीय पृष्ठ। अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय आप जानते हैं थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अब इसमें दीर्घ उत्तरीय ही पूछा है, तो दीर्घ उत्तरीय पृष्ठ। दीर्घ उत्तरीय पृष्ठ। आप प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न लिखिएगा आप। हम बोल रहे हैं दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न आप लिखेंगे। दीर्घ उत्तरीय का आप पहला प्रश्न लिखिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप पहला प्रश्न लिखिएगा। इसका पहला प्रश्न लिखिएगा। बोल रहे हैं सजीवों के लक्षणों में भोजन की आवश्यकता। सजीवों के लक्षणों में भोजन की आवश्यकता। सजीवों के लक्षणों में भोजन की आवश्यकता। फिर ऐसे कॉमा लगाइएगा, कॉमा लगाइएगा आप। श्वसन क्रिया, फिर है श्वसन क्रिया एवं श्वसन क्रिया एवं आकार में वृद्धि, एवं आकार में वृद्धि को विस्तार से बताइए। एवं आकार में वृद्धि को विस्तार से बताइए। देखिए, ये प्रश्न है हमारा सजीवों के लक्षणों में भोजन की आवश्यकता। सजीवों के लक्षणों में भोजन की आवश्यकता, कॉमा श्वसन क्रिया एवं आकार में वृद्धि को विस्तार से बताइए। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे। पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे, पहले प्रश्न का सजीवों के लक्षणों में भोजन की आवश्यकता। सजीवों के लक्षणों में भोजन की आवश्यकता। अब देखिए, ये हेडिंग बना लीजिएगा। ये आप हेडिंग बना लेंगे और उसमें लिखिएगा सजीवों को क्या था, सजीवों
आवश्यकता, यही था। तो लिखिएगा भोजन सभी सजीवों की वृद्धि के लिए, भोजन सभी सजीवों की वृद्धि के लिए और जैविक क्रिया करने के लिए, आप लिखिएगा उसमें भोजन सभी सजीवों की वृद्धि के लिए, भोजन सभी सजीवों की वृद्धि के लिए, भोजन सभी सजीवों की वृद्धि के लिए और जैविक क्रिया करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप लिखिएगा इसमें भोजन सभी सजीवों की वृद्धि के लिए और जैविक क्रिया करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। सजीवों के लक्षण में भोजन की आवश्यकता ये पूछा था, तो भोजन सजीवों की वृद्धि के लिए और जैविक क्रिया करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन सजीवों की वृद्धि के लिए और जैविक क्रिया करने के लिए अत्यंत क्या है, आवश्यक है, बहुत जरूरी है। पेड़ पौधे, थोड़ा सा उसमें और लिखिएगा क्योंकि विस्तृत है। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तथा जीव जंतु इन्हीं पेड़ पौधों के माध्यम से, तथा जीव जंतु इन्हीं पेड़ पौधों के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तथा जीव जंतु इन्हीं पेड़ पौधों के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। खड़ी पाई करिएगा। देखिए प्रश्न था हमारा सजीवों के लक्षण में भोजन की आवश्यकता। तो भोजन सभी सजीवों के लिए क्या है, वृद्धि और जैविक क्रिया करने के लिए आवश्यक है। भोजन सभी सजीवों को वृद्धि और जैविक क्रिया करने के लिए आवश्यक है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन जो जीव जंतु होते हैं वो उन्हीं पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोजन, जो उन्हीं पेड़ पौधों द्वारा क्या होते हैं, जीव जंतु उन्हीं पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं या फिर छोटे जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं। क्योंकि जो मनुष्य होता है आप देखे हैं वो क्या करता है, या तो फिर वो अनाज खाता है या फिर मांस, ये सब छोटे जीव जंतु खाता है। तो वो क्या होते हैं, एक परपोषी होते हैं, दूसरे जीव जंतु और पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो ऊपर का जो हमने लिखा है ये हमने आपको समझाया है। अभी जो हमने ऊपर लिखा था उतना ही केवल आपको लिखना है। अब आगे है आपका दूसरा इसी में कि श्वसन क्रिया। अब आगे इसी में हेडिंग डालिएगा आप श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया आप हेडिंग डाल दीजिएगा। इसमें लिखिए सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे निरंतर रूप से श्वसन क्रिया करते हैं। लिखिएगा सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे निरंतर मतलब लगातार बिना रुके हुए निरंतर रूप से श्वसन क्रिया करते हैं।
सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे निरंतर श्वसन क्रिया करते हैं। अब श्वसन की एक परिभाषा में लिख लीजिएगा। जैसे श्वसन कहते किसे हैं, यदि कोई पूछ लिया कि श्वसन की परिभाषा बताइए तो क्या बताएंगे आप? मनुष्य कैसे श्वसन करता है? नाक द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना, नाक द्वारा ऑक्सीजन गैस वायु को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। मनुष्यों द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। मनुष्यों द्वारा ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ये तो मनुष्य हो गया कि मनुष्य क्या करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? तो पेड़ पौधे अपने पत्तियों में बने रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे कैसे श्वसन करते हैं? पेड़ पौधे की पत्तियों में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। उन्हीं छिद्रों के माध्यम से वो श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे कैसे श्वसन करते हैं? पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। उन्हीं रंध्रों के माध्यम से वो श्वसन करते हैं। तो पेड़ पौधों द्वारा अब पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को छोड़ना। पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को छोड़ना श्वसन कहलाता है। ये पेड़ पौधों का श्वसन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण, पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को छोड़ना श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। सीधी सी बात है कि श्वसन क्रिया कहते किसे हैं? तो सांस जब हम लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, मतलब वायु को ग्रहण करने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। वायु को ग्रहण करने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और मनुष्य क्या करता है? जब मनुष्य की बात आती है तो सांस मतलब खींचना और छोड़ना तो ये श्वसन की क्रिया है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य कौन सी वायु ग्रहण करता है ये भी हमने बता दिया है। ऑक्सीजन वायु को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये मनुष्यों द्वारा श्वसन क्रिया में किया जाता है। वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये हो गया मनुष्यों द्वारा किया गया श्वसन क्रिया। फिर पेड़ पौधों द्वारा, पेड़ पौधे किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो पेड़ पौधे की पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन्हीं छिद्रों के माध्यम से वो श्वसन करते हैं। तो पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। किसका श्वसन? ये हो गया आपका पेड़ पौधों का। आपसे पूछा जाए ये बताने का मतलब क्यों लिखना है? श्वसन तो वही हो गया कि वायु को ग्रहण करना और छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। वायु को ग्रहण करना और छोड़ना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। नाक द्वारा वायु को ग्रहण करना और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसमें हमने अलग अलग इसलिए बता दिया था थोड़ा सा कि आपको ध्यान रहे कि पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में क्या होता है और मनुष्यों की श्वसन क्रिया में क्या होता है। आपको श्वसन ही केवल लिखना था। अब है आकार में वृद्धि। आकार में वृद्धि, दूसरा हेडिंग डालिए आप, आकार में वृद्धि।
वृद्धि। अब से आप डैश बना के लिखिएगा। लिखिए, प्रत्येक सजीव के आकार में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। प्रत्येक सजीव के आकार में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। प्रत्येक सजीव के आकार में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। प्रत्येक सजीव के आकार में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। यह वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। प्रत्येक सजीव के आकार में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। यह वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। यह वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। प्रत्येक सजीव के आकार में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। यह वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। पेड़ पौधों में वृद्धि की कोई समय सीमा नहीं होती है। पेड़ पौधों में वृद्धि की कोई समय सीमा नहीं होती है। सभी सजीवों के आकार में, अब देखिए सजीव तो पेड़ पौधा भी है, तो सभी सजीवों के आकार में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। और यह वृद्धि कैसी होती है? आंतरिक होती है। ठीक है। और लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या होती है? कोई समय सीमा नहीं होती है। उसमें वृद्धि की कोई समय सीमा नहीं होती है। ये हो गया आपका वृद्धि, ये हो गया आपका आकार में वृद्धि। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि जैसे शिशु जन्म लेता है, फिर युवा होता है, फिर वृद्धावस्था में जाकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ये सब क्या है? आपका वृद्धि। इसी तरह से आप इसे लिख सकते हैं, ये वृद्धि ही है। जैसे एक शिशु जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर युवा होने के बाद इस तरह से उसकी वृद्धि होती है। बस एक बार समझ लिए तो रटने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इतना आप नोट्स बनाते रहिएगा। आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप उसमें से खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय बच्चों।